हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी कोई। तो आज हम करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन जिसका नाम है क्या सॉल्यूशन। और आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ना है। क्या बोला है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? पहले कंसेप्ट में आओ, कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई होता है। पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। ये मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। व्हाट इज पाई? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज सी? एक एक चीज लिखते हैं चलो कॉपी में। सी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंसंट्रेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन को ही क्या बोला जाता है? मोलैरिटी बोला जाता है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पे R क्या है? R इज द गैस कांस्टेंट एंड T क्या है? T इज द टेम्परेचर। अब बात करते हैं क्या, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा? कंसंट्रेशन, TRATI, ओके। बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा? द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। देखते हैं ना, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो पाई जो है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? कंसंट्रेशन की जगह लिख सकता हूँ क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, R इंटू टी, ऐसा लिख दिया। ठीक है। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे तो आपको तो पता है ये वैल्यू क्या करते जाता है? कम होते जाता है। अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। तो यहां पे बोला है इंक्रीज करेंगे, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर बी, द नंबर्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजेस। बोला है अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? देखो यहां पे ये है मेरा भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर आप सॉल्यूट को इंक्रीज करोगे, न्यूमरेटर को इंक्रीज करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 2000 कब का क्वेश्चन है? 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी भी चेक करो, टेम्परेचर इज डिक्रीज। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, बस तो आंसर हमारा आ चुका है। सी भी नहीं होगा। और डी क्या बोला है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। कांस्टेंट को कैसे इंक्रीज करोगे भाई? कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है क्या? तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन जिसको आप कंसेप्चुअली कर सकते थे, पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पाई इक्वल टू CRT होता है। सी का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, हर क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। आ जाओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही छोड़ देते हैं डर के मारे, पर बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले पढ़ो तो क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल्स ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, साथ साथ लिखते चलो। बोला है ए का मोल्स, तो मैं Na लिख दूं। Na मोल्स ऑफ ए दिया है 1 मोल। ठीक है, और बी मोल्स ऑफ बी दिया है 2 मोल। लिखते चलता हूं। ठीक है, फिर बोला है मेक अ सॉल्यूशन हैविंग अ टोटल वेपर प्रेशर 40 टॉर। मतलब दोनों को जब मिक्स किया गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है? 40 टॉर आया है। ठीक है, 40 टॉर। ठीक है, दिया हुआ है। फिर बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जब ए प्योर था तब उसका वेपर प्रेशर कितना था? उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? पी नॉट ए से लिखते हैं ना। जब कोई चीज प्योर होता है तो ए था तो नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए दिया है 45 टॉर। ठीक है, और बी का कितना दिया है? पी नॉट बी प्योर का दिया है, तो कितना लिखेंगे भाई? 30 टॉर। इतना सारा डेटा लिखना तो पड़ेगा, एग्जाम में आया है। ठीक है, बोला है द एवर्ब सॉल्यूशन क्या है? आइडियल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही फॉर्मूला होता है ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और निकालते हैं पहले। व्हाट इज पी नॉट ए? पी नॉट ए का वैल्यू है 45। ठीक है, अब बोलोगे एक्स ए क्या है? व्हाट इज एक्स ए? बताओ मेरे को। एक्स ए होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ए दिया है तो बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसका लेते हैं ऊपर मोल, डिवाइड बाय टोटल का मोल। देखो मैं कर रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा मोल ऑफ ए कितना है? 1, डिवाइड बाय मोल ऑफ टोटल, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3, प्लस पी नॉट बी। कहां है पी नॉट बी? कितना दिया है? 30 दिया है। एक्स बी जिसका मोल पूछा है पहले, उसका मोल कितना? 2, डिवाइड बाय टोटल का मोल कितना हो गया? 2 प्लस 3, लिख दिया। जल्दी से सॉल्व करो पहले इसको, क्या होगा?
3 से जाएगा 15 बार में, और ये जाएगा 3 से जाएगा 10 बार में। तो यहाँ पे 15 1 जा 15, और 2 इंटू 10 कितना 20। तो वैल्यू कितना आ गया 35 टॉड आ गया। समझना बात को, कितना आया 35। एक्चुअल प्रेशर जो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था 40 दे रखा था सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 40, और हमने जो निकाला वो कितना है 35। मतलब जो होना चाहिए वो 40 है, और जो आया वो कितना है 35। मतलब ये वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा है। 35 से वैल्यू क्या है 40 ज्यादा है। ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल प्रेशर। एक्चुअल कितना है 40, और ये हमने निकाला, इसको बोल देंगे एक्सपेक्टेड प्रेशर कितना है 35। सुनना, जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों बराबर हो जाता है तब उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ये आइडियल तो नहीं है, ये आइडियल तो नहीं है, मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में दो होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। जब एक्चुअल प्रेशर ज्यादा होगा ना, जब एक्चुअल प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड हमें एक्सपेक्ट किया 35, इससे ज्यादा आया तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। एक्सपेक्टेड से अगर कम होता है एक्चुअल तो क्या बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसलिए यहां पे मेरा आंसर क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन। याद रखना, जितना एक्सपेक्ट जितना आना चाहिए और इससे अगर ये वैल्यू मेरा ज्यादा है एक्चुअल वाला तो होगा पॉजिटिव, और अगर एक्चुअल कम होता तो क्या होता नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक, आई होप आपने ये सब टॉपिक पढ़ा होगा। जो आपको रॉल्स लॉ पढ़ाया हो गया, आइडियल नॉन आइडियल पढ़ाया गया था, तो ये सब आपको कंसेप्ट वहां पे कराया गया होगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। सॉल्यूशन से डरना नहीं है, बता देता हूँ, यही चैप्टर से डर लगता है, एकदम नहीं डरना है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं क्योंकि देखो सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो टफ लगेगा, ठीक है क्या, पर सीखना है अपने को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.2 मोलल सॉल्यूशन। मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी, उसी तरह से मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी कितना दिया हुआ है अपने को, दिया हुआ है 0.2, मोलल मतलब मोलैलिटी स्मॉल एम। ठीक है, ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो डिसोसिएट नहीं होगा, इन वाटर इज, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। अपने को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। बेसिकली हमें निकालना क्या है टीएफ निकालना है। क्या निकालना है टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो टीएफ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसी का क्वेश्चन है। क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है के एफ इंटू एम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब के एफ का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.86 दिया हुआ है, और मोलैलिटी कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है। तो यहां से डेल्टा टी एफ का वैल्यू आ गया कितना, मल्टीप्लाई करो 6 2 12, हाथ में 1, 8 2 16, और एक 7, 2 1 2 और 3, कितना डेसिमल है 3, तो वैल्यू क्या आ गया 0.372, और ये किस में आता है बेसिकली डिग्री सेल्सियस में आता है। ठीक है, ये मैंने क्या निकाला डेल्टा टीएफ निकाला। पर आप बोलोगे सर आपको तो वहां पे टीएफ निकालना था, तो निकल गया ना। डेल्टा टीएफ जो होता है वो क्या होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ होता है। डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना आ गया 0.372 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज टीएफ, टीएफ क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर बोले से ना, नॉर्ड का मतलब क्या हो जाता है प्योर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है मेरा वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टीएफ। तो इसको भेजेंगे इधर, इसको करेंगे इधर, तो टीएफ का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 0.72 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। कहाँ है ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा ए माइनस ऑफ 0.372 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने का मजा तभी है ना जब आपके बेसिक्स क्लियर हो। अगर नहीं भी है, जैसे मैंने बोला टॉपिक, तो टॉपिक पहले पढ़ लो, फटाफट से पढ़ लो उस टॉपिक को, तब इस क्वेश्चन को क्या करो। ठीक है, कब आया था 2021 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कोरोना टाइम चल रहा था उस समय। ओके, आओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आओ। बोला है इफ द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, एक सेकंड यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था ना, हाँ हाँ हो गया, चलो ठीक है। द मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी। आपको पता होगा
डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू एम होता है। यहाँ पे एम क्या है, मोलैलिटी। डेल्टा टीवी क्या होता है, जैसे वहां था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और केबी तो कांस्टेंट है, इसमें थोड़ी कोई इंपैक्ट पड़ेगा। बोला है द मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, मोलैलिटी को डबल कर दिया है तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट विल बी अनचेंज, कांस्टेंट में कभी चेंज नहीं आएगा मोलैलिटी से। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ जी भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2021-2022 के सेशन में आया था ये क्वेश्चन ना। अब देखो क्वेश्चन, देखो किस सेशन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बोला है द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, एक लिक्विड है इसमें गैस डाला, देखो ध्यान से देखेंगे। द सॉलिबिलिटी गैस इन लिक्विड, जब हम लोग गैस को लिक्विड में डालते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात एक सॉल्यूशन ही बनता है और वहां पे एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगा। और जब एनर्जी रिलीज होता है तो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक। पता है ना, रिलीज होगा तो एक्सो और लगेगा तो इंडो। तो पहले तो देखो इंडो वाला तो कहानी क्लोज, एक्सो इसमें है और एक्सो इसमें है। ठीक है, ये तो पता, ए और सी नहीं होगा, बी होगा या डी होगा। अगला बोला है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज अ, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ाया गया था 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। सुनो, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, जब हम लोग सिस्टम का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर मूव करता है, इंडोथर्मिक के तरफ, इंडोथर्मिक प्रोसेस की तरफ मूव करेगा। आपको पता है आने वाले मतलब फॉरवर्ड में एनर्जी रिलीज हो रहा है तो आगे वाला प्रोसेस क्या हो गया, एक्सो। तो पीछे वाला क्या होगा, इंडो। तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, इंडो के तरफ मूव करेगा, मतलब फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, मतलब रिएक्शन किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर दोनों ही प्रोसेस आगे जाता तब तो वन डायरेक्शन होता, तब बोलते इरिवर्सिबल। पहले स्टेप में एनर्जी निकला आगे गया एक्सो, हीट किए तो कहां चला गया, पीछे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस की तरफ। आगे वाला एक्सो है तो पीछे वाला क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इंडो होगा। तो रिएक्शन कहां मूव करेगा, इंडो। तो आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक एंड द रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है, देख रहे हो क्वेश्चन कैसा कैसा आ रहा है, एकदम हट के डोमेन से हट के क्वेश्चन है। ठीक है, 11 का भी कंसेप्ट पूछ रहा है। ओके, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, आइसो मतलब सेम होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। पर यहाँ पे आया है फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन में, तो देखो बता रहा हूँ कंसेप्ट, जिसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर ज्यादा होता है ना, जिसके आयंस ज्यादा होते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, KCl दो आयंस है, के पे प्लस Cl पे माइनस। ठीक है, और K2SO4, K2SO4 में कितने आयंस होते हैं, तीन। कैसे, ये टूटेगा तो क्या देगा, दो तो K देगा और सल्फेट एक देगा, SO4-2। तो टोटल कितने आयंस हो गए, सल्फेट एक आयंस और हाउ मेनी के, दो आयंस। तो टोटल कितने आयंस हो गए, तीन आयंस हो गए। ठीक है, तो पहला चीज तो हम लोग देखते हैं कि जिसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो KCl गया, KCl गया। अब बचा 1 मोलैरिटी ऑफ K2SO4, 2 मोलैरिटी ऑफ K2SO4। तो जिसका मोलैरिटी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका मेरा क्या ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले हमने देखा वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर पता है ना, जितना ज्यादा आयंस उतना ही उसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो इसके वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितने थे, तीन थे, और पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सब नोट कर लो पॉइंट सब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। बोला है आइडेंटिफाई द लॉ विच स्टेटेड एज, क्या लिखा है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। रॉल्स लॉ, यही तो बोलता था रॉल्स लॉ कि प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, अगर पीओ लेते हैं तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के।
पीबी किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के। और जब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी हटता था तभी तो आता था पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पे क्या आता था? पीबी क्या आता था? पी नॉट बी एक्स बी। और दोनों को जोड़ देते थे तब सॉल्यूशन निकल जाता था। इसी को क्या बोलते थे? रॉल्स लॉ। ठीक है, डायरेक्टली ये तो स्टेटमेंट ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्स लॉ। ठीक है, चलो मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्या बोला है? 2023 का क्वेश्चन है। अ कंपाउंड CaCl2.6H2O अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर द वांट ऑफ फैक्टर आई। आपको पता है वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो जितना आयंस में टूटेगा वही उसका वांट ऑफ फैक्टर है। वाटर तो थोड़ी टूटेगा। तो यहाँ पे कौन है? कैल्शियम पे क्या होता है? +2। दो क्लोरीन है तो क्या होगा? -2। एक मुझे मिलेगा Ca+2, एक मिलेगा Cl-, एक मिलेगा Cl-। तो हाउ मेनी आयंस? 3 आयंस, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 3। सिंपल है, जितने आयंस में टूटेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, NaCl। NaCl का वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? एक टूटेगा Na+ और एक टूटेगा Cl-, तो कितना वांट ऑफ फैक्टर हो गया? ऑब्वियस सी बात है, 2 इसका वांट ऑफ फैक्टर हो गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। मुझे पता है एक बार में इतना क्वेश्चन तुम कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन ही लाता हूँ। एटलीस्ट पढ़ तो लोगे 20 से 25 मिनट अच्छे से। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। बोला है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तो इजी लिया मैंने। तो आपको पता है मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स निकालते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास। ठीक है, आ जाओ। कहाँ दिया है? NaOH 5 ग्राम, तो 5 ग्राम हो गया मेरा NaOH। और NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। ठीक है, 5/40 कितना होगा? 1/8 होगा। ये मैंने अभी तक एक चीज सॉल्व किया, तो 1/8 हो गया मोल। वॉल्यूम इन लीटर 250 ml है। लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो ये आ गया 1/4। तो 1/8 डिवाइड करेंगे, ऊपर चल जाएगा 4/1, वैल्यू आ जाएगा 1/2। और 1/2 का मतलब होता है 0.5 मोलैरिटी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब बोलोगे सर NaOH का 40 कैसे आया? तो देख लो ना, Na का होता है 23, O का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। काउंट करोगे तो 40 आ जाता है मोलर मास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे 10 नंबर क्वेश्चन था। आई होप आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको रिवाइज करना, एक और लाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन का एक और सेट लाऊंगा। तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।